नमस्कार दोस्तों, टीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से मैथ के साथ। तो दोस्तों, कल हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ रहे थे। तो एलसीएम में हमारा एक मेथड हो चुका था, जो गुणनखंड विधि है, ये हो चुका था। अब हमको पढ़ना है भाग विधि। तो कल एलसीएम जो पढ़ाया गया था उसमें आई थिंक आपको बताया गया था कि लसाअ क्या है और लघुत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्त में समापवर्त क्या है। तो जैसा कि एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या या वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे, पूरी विभाजित करे, वो हमारा क्या कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। उसके दो मेथड थे, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा था भाग विधि से। एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड नंबर था हमारा डिवीजन मेथड। ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमारा था भाग विधि। डिवीजन मेथड इसको हम पढ़ चुके हैं, इसी को हमको पढ़ना है। डिवीजन मेथड के द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इस चीज को देखिए, बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं इस पे। तो देखिए, जैसे कोई एग्जांपल है, सपोज दैट, जैसे मान चलिए 16 है, 18 है और 12 है। इसका हमको भाग विधि से लसाअ निकालना है। क्या निकालना है? लसाअ, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो भाग विधि गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे, सीधा 16, 18 और 12 का ऐसे इस तरीके से गुणनखंड कर दिया करते थे। लेकिन इसमें भाग विधि से हमारा सिस्टम ये हो जाएगा कि जो भाजक होगा वो बाएं तरफ होगा। जो भाजक संख्या होंगी जिससे हमें इसको काटना है, वो हमारी बाएं तरफ रहेगी। बाएं तरफ से हम इसको विभाजित करते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो विभाजित करेंगे, सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। और वो भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको विभाजित करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगी, भाज्य संख्या की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या से ही ये विभाजित होगी। और अभाज्य संख्याएं, अब आपको लगा अभाज्य संख्याएं क्या है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वह संख्या अपने से कटे या एक से कटे। यानी जैसे अगर हम बात करें 2, तो 2 हमारी क्या है, ये 2 या तो फिर 1 से कट रही है और या फिर स्वयं 2 से ही कट रही है। यानी इसके 2 गुणनखंड से ज्यादा नहीं होंगे जो अभाज्य संख्या होंगी। अगर किसी संख्या के 3 गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती वो। तो पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। 2 के बाद क्या है, 3 है। 3 की हमारी अभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी। इसके बाद 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और स्वयं 4 से कटेगी। यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए, इसके गुणनखंड 3 हो गए। जब इसके गुणनखंड 3 हो गए तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं रही। तो जो ये संख्याएं कटेंगी हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही कटेगी। भाज्य संख्या से कैसे कट सकती है? अगर 4 से इसको काटना चाहें तो 4 तो खुद ऑलरेडी 2 से कट जाएगा। तो इसलिए हमेशा अभाज्य संख्याओं से कटेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12। फिर जब तक 2 से जो संख्याएं कटते रहे आप काटते रहिए। जब 2 से संख्याएं कोई भी संख्या ना कटे तब आप उसके आगे वाली संख्या के लिए जाएंगे आप। फिर 2 से हम काट लिया, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे उतार लेंगे, 2 तिहाई 6,
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। अब देखिए अभी 2 से कटेगा ये संख्या, 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी और संख्या को तब तक काटते रहते हैं जब तक प्रत्येक संख्या के नीचे 1 1 ना आ जाए, तब तक हम इसको विभाजित करते रहते हैं। तो देखिए अब 1 यहाँ आ गया, ये 2 से कटेगा नहीं और 2 से कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 से शुरू करेंगे काटना। 1 हुआ, 3 3 का 9, 3 1 का 3। देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है, अभी ये 3 यहाँ भी 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा लसा निकल जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 2 अगर एलसीएम निकालना है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2, फिर 2, कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 2 टाइम्स 3 है, तो होगा 3 इंटू 3। अब इसका हम लसा निकालेंगे, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 16 किया 48, 48 किया मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 8 24 का 4 हाथ लगा 2, 3 चौके 12 2 14, 144। ठीक, ये हमारा 144 का क्या हुआ, लसा हुआ। तो यही लसा मेथड था। लसा मेथड में हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो बाएं तरफ जो भाजक होगा जिससे काटेंगे वो हमेशा अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। भाज्य संख्या से कभी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 हमारी भाज्य संख्या में आ जाएगी, 9 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो भाजकताएं संख्याएं हैं वो हमेशा अभाज्य में ही होनी चाहिए। तो ये हमारा भाग विधि है। ऐसे ही हम भाग विधि से सवाल को और भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बना करके दे दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये भाग विधि हो गया। गुणनखंड विधि कल बताया गया था, भाग विधि डिवीजन मेथड ये हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मस। लसा हो गया, लसा कंप्लीट हो गया आपका। मस सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम अगर बनता है तो वो बनता है मस से। तो उस चीज को हम देखते हैं कि मस निकालने की विधि क्या है, मस होता क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए महत्तम समापवर्तक, अब यहां पे महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, और समापवर्तक में 2 चीजें निकलती हैं। एक होता है समान धन अपवर्तक, इसके पहले निकला था समान धन अपवर्त निकला था, लेकिन यहाँ पे समान धन क्या निकलेगा, अपवर्तक निकलेगा। तो अब हम समान धन अपवर्तक अधिकतम मतलब जानते हैं आप, मैक्सिमम होता है, बड़ी से बड़ी होती है, तो इसका डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा। अब हम समझेंगे सबसे पहले अपवर्तक क्या है, तो इस चीज को देखेंगे। डिवीजन क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपवर्तक। डिवीजन, विभाजक जिसको बोलेंगे। तो अपवर्तक में हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई संख्या जिन
संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या उस संख्या की हो जाए, वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। यानी कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। और अपवर्त में आप क्या देखे थे, जब लसा पढ़ रहे थे उसमें हमने अपवर्त पढ़ाया था। हमने अपवर्त में यह आपको पढ़ाया था कि किसी संख्या का अगर अपवर्त आपको निकालना है तो उस संख्या में आप क्या करेंगे, उस संख्या में नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, आपका अपवर्त मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डिवीजन है। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, देखिए अभी जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपवर्त और अपवर्तक में यही अंतर है। अपवर्त में आपको बताया गया था और अपवर्तक में क्या डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर हम बात कर लें कि 16 और 48 की बात कर लें, सपोज दैट इसकी कह रहे हैं कि इसमें अपवर्तक क्या होगा, 16 का अपवर्तक क्या होगा, 48 का अपवर्तक क्या होगा। तो परिभाषा इस डिफिनेशन से आपको समझ आ रहा होगा, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। तो देखिए ये 16 जो हमारा है ये किस संख्या से विभाजित होगी। पहली चीज तो ये 2 से विभाजित होगा, फिर 4 से विभाजित होगा, 2 अट्ठे 16, 4 चौके 16, और किससे होगा, 8 से विभाजित होगा, और 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी पूरी विभाजित नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, और किससे होगा, 16 से होगा। यानी ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। कोई संख्या इसलिए कोई संख्या है जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, उस संख्या की क्या कहलाएगी, अपवर्तक कहलाएगी। अब जैसे 48 की बात कर ले, हम 48 की बात इस बार 48 की बात कर लेते हैं। अब देखिए 48 का अपवर्तक कौन सा होगा, जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, उसके बाद 14 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। जिस संख्या से 48 हमारा विभाजित हो जाए वह हमारा क्या कहलाएगा, 48 का अपवर्तक कहलाएगा। ये तो बात हुई स्पेशली एक ही का अपवर्तक, 16 का अपवर्तक ये हो जाएगा, 48 के अपवर्तक ये हो जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हम दोनों का आपसे अपवर्तक पूछे तब अपवर्तक, अगर दोनों का पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों का अपवर्तक निकालने के लिए हम ये देखेंगे जो अपवर्तक है, जो संख्या इस 16 और 48 दोनों को विभाजित करता होगा वही उसका अपवर्तक होगा। तो अब हम इसी में देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो 16 को विभाजित कर देती होगी और 48 को विभाजित कर देती होगी। तो देखिए 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 8 दूनी 16, 8 6 48, और यहां देखिए थोड़ा सा एक ये है 6 से विभाजित होगा, 8 6 48 और 6, ठीक ये हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित, यानी 16 जो है 2 से भी हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा, 4 से ये भी हो जाएगा, 6 से ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 16 नहीं होगा, इसलिए हम ये इसका अपवर्तक 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 से दोनों ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। अब देखिए और क्या होगा, 12 नहीं होगा क्योंकि 12 से ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। ये हमारा इसका अपवर्तक हुआ, 16 48 का
क्या हुआ, हमारा अपवर्तक हो गया। तो 2 4 8 16 ये हमारा ऐसा क्या हो गया, अपवर्तक हो गया। ठीक, तो ये रहा अपवर्तक। अब हम अपवर्तक की बात कर लिए, डिवीजन कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या उस संख्या के क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। तो जैसा कि आपने इसको देख लिया, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, अपवर्तक हो गया। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो अपवर्त और अपवर्तक आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब हम महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। आप लसा पढ़े होंगे कि लसा क्या था, आप उसमें देख लिए होंगे। अब इसमें देखिए कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसकी परिभाषा हम क्या करेंगे, लघुत्तम में क्या किए थे कि वह छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या करता हो, विभाजित करता हो, उसे क्या कहेंगे, लसा कहेंगे। अब मसा में क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, क्या कहलाएगी, मस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मस कहलाती है। यही चीज है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यही हमारा मस कहलाती है।